इस समय कॉलेजों में जो है दाखिले शुरू हो चुके हैं और दाखिलों को लेकर के कई छात्र छात्राएं एक चीज़ जानना चाहते हैं कि उनके लिए जो मुसीबत बनी हुई है वो है कि डॉक्यूमेंट हम किस तरीके से पूरे करें और कैसे पूरे करके उन्हें समय से जमा कराएं और फीस का क्या शेड्यूल रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अक्सर वो यहाँ पर आते हैं एडमिशन लेने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट ले आते हैं, कुछ रह जाते हैं, फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर वापस उनको जाना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान लेकर के हम इस समय आए हैं। हमारे साथ जो है डीन ऑफ कॉलेज, एडमिशन डीन ऑफ कॉलेज जो है नरेंद्र जी जुड़े हैं, जो कि यहाँ के नोडल ऑफिसर भी हैं डीएन कॉलेज के। तो डीएन कॉलेज जो एडमिशन के बारे में उनसे जानेंगे कि क्या क्या वो जो बच्चे अपने साथ लेकर के आए सर्टिफिकेट्स वगैरह, जिसके साथ ही वो एडमिशन ले पाएगा। तो बातचीत करते हैं नरेंद्र जी से। सर नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने मुझसे बातचीत के लिए एडमिशन से रिलेटेड। तो इसमें सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने मेरे से पूछा है। तो एक तो बच्चे को सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो उसके 10th के और 12th के हैं, और अगर वो हरियाणा बोर्ड से अलग है, किसी दूसरे बोर्ड से है, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल जो है वो डिपॉजिट होता है, वो बाद में यूनिवर्सिटी में जाता है। इसके अलावा बच्चे का हमें ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके साथ साथ अगर वो मान लो SC या BC जिस भी कैटेगरी से है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और वो जो सर्टिफिकेट है साथ में हम इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट जो 6 महीने से पुराना हो, 6 महीने से पुराना ना हो, ठीक है। जैसे किसी ने मान लो BC का सर्टिफिकेट 2015 में बनवा लिया और उसके पास इनकम सर्टिफिकेट भी 2015 का है, तो हमारी पास गाइडलाइंस है कि भाई 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए उसका इनकम सर्टिफिकेट। तो आजकल जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ रही है। वो अवेयर नहीं होते, वो 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट हमारे पास ले आते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। जबकि ये इनकम सर्टिफिकेट जो है जैसे इस सेशन का बनेगा तो 1 अप्रैल से जो है वो होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं बच्चे को जो जमा करानी होती है, हमें ओरिजिनल माइग्रेशन के साथ साथ एक DMC की कॉपी भी हमें चाहिए होती है। तो DMC की कॉपी लगाएं, वो +2 की। और जैसे फीस डिपॉजिट करवानी है बच्चे ने, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फीस डिपॉजिट करवानी है, तो फीस डिपॉजिट के लिए हम उसको सीट ऑफर करते हैं। सीट ऑफर करनी होती है हमें बच्चे को, और जब उसकी सीट ऑफर हो गई, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसी दिन जिस दिन उसको सीट ऑफर हुई है रात 12 बजे तक वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट रात 12 बजे तक नहीं करता है तो उसका वो सीट ऑफर वो उसका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि जैसे वो सीट ऑफर कर दिया और ऑफलाइन पेमेंट करना चाहता है, तो ऑफलाइन पेमेंट वो कॉलेज आवर्स में कॉलेज में 4 बजे तक जो है वो कर सकता है। ये फीस के लिए है हमारे पास। और सर इसमें अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट्स के पास इकट्ठी फीस इतनी नहीं होती, अगर 10-12 हज़ार उसे इकट्ठा जमा कराना हो तो क्या इसकी इंस्टॉलमेंट भी बन जाती है, और वो किस तरीके से होती है? DHE ने ये फैसिलिटी दी है बच्चों को कि वो 30%, 60% इस तरीके से फीस भर सकता है टुकड़ों में, बट वो फीस उसको ऑनलाइन मोड में भरनी पड़ेगी। ऑफलाइन मोड में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, उसमें कंसेशन का ऑप्शन आता है। तो बच्चा अगर इसको फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। कंसेशन की बात करूँ तो कंसेशन का फ़ायदा कौन कौन ले सकता है? हमारे कॉलेज में हम लोग जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में कोई भी बच्चा हो, जैसे कि मैं बताऊं कि दयानंद कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं कि बाद में एक नोटिस लगाते हैं कि किस किस बच्चे को फीस में कंसेशन, मतलब स्कॉलरशिप बोलते हैं हम उसको, कि किस किस बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए। जैसे इनकम उसका हमारा क्राइटेरिया है, जैसे इनकम 1 लाख से कम है या फिर मदर फादर नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं हमने। फिर हम उन बच्चों को 2000, 2500, 3000 उसमें फीस में चेक वापस, फीस हम पूरी लेते हैं बच्चे से पहले और फिर हम उसको चेक के तौर पे उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं। अच्छा, यानी वो उसे बेनिफिट मिल जाता है, वो बाद में उसे मिल जाती है, यानी चेक के थ्रू पैसे वापस हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। हाँ, ये हमने सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है जी। चाहे फिर वो SC या BC का हो या जर्नल हो, वो भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे मान लो कि SC है कैंडिडेट और 2.5 लाख से इनकम कम है, उसका तो 0 बैलेंस पे हो जाता है एडमिशन। उसके अलावा मान लो किसी की 2.5 लाख इनकम नहीं है, 0, तो उसमें मान लो कि फादरलेस बच्चा है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होती है ये हमारी। इसमें मतलब रिजर्व कैटेगरी है या जनरल कैटेगरी है ये नहीं देखते हम लोग, हम सीधा एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और जो एलिजिबल होते हैं उनको सभी को हम देते हैं, पैरामीटर्स बना रखे हैं इसके। सर ये बताएं कि अगर एससी का कोई स्टूडेंट है तो क्या उसकी पूरी फीस माफ़ हो जाती है या किस तरीके से होता है? एससी के लिए सर क्या है कि जीरो बैलेंस पे एडमिशन की प्रोविज़न गवर्नमेंट की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो उसमें स्टाइपेंड मिल जाता है बच्चे को, और अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो चाहे वो फीस ऑनलाइन भरे चाहे ऑफलाइन भरे, चाहे हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ले, चाहे एडिड में ले, चाहे प्राइवेट में ले, उसकी जीरो फीस पे जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता है। सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एडमिशन करवाते हैं बच्चे, आपने बताया कि ये डॉक्यूमेंट उनको लेकर आना चाहिए, अगर बीच में अगर वो डॉक्यूमेंट कम हो, क्या ऑनलाइन भी जमा हो सकते हैं डॉक्यूमेंट या ये फिजिकली ही जमा होंगे? डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन तो उसको फिजिकली करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है, जैसे बच्चा आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो ऑनलाइन तो हमने भर दिया उसका, ऑनलाइन तो वेरिफिकेशन हो गई उसकी, फॉर्म हमारे पास जो आता है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होके ही वेरीफाइड फॉर्म्स आते हैं हमारे पास, और उसके बाद क्या होता है कि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होती है कि ये जो बच्चे ने ऑनलाइन चीज़ें की थी, जैसे वेटेज है, सारी चीज़ें हैं, उसकी रिजर्वेशन है, इनकम सर्टिफिकेट है, सब कुछ हम लोग फिजिकली देखते हैं। जी नंबरों में किस किस को फ़ायदा मिलता है? 5% एक्स्ट्रा जो मिलते हैं वो किस किस को मिलते हैं? वो वेटेज का हमारे पास क्राइटेरिया आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर तो रूरल के मिलते हैं, 5% रूरल के हैं। अच्छा, कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसको 5% एक्स्ट्रा होंगे? हाँ जिसने जी, पढ़ाई की है ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्र से अगर पढ़ा है कोई भी तो उसको 5 नंबर, उसके अलावा एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 5 नंबर, उसके अलावा स्काउट्स एंड गाइड का सर्टिफिकेट है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया से साइंड, तो उसके भी उसको 5% मिलते हैं। और जो है एक और वेटेज है कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने +2 कॉमर्स से किया है और वो बीकॉम में एडमिशन लेता है तो 5 नंबर की वेटेज उसको मिलती है। जैसे मान लो कि कॉमर्स का स्टूडेंट है और ग्रामीण इलाके से है, +2 भी उसने कॉमर्स से की है, तो वो 10 नंबर की वेटेज ले लेगा। कैसे ले लेगा? 5 नंबर तो उसको कॉमर्स के मिल गए, 5 उसको ग्रामीण के मिल गए। बिल्कुल ठीक है। और एनसीसी है तो उसको 15 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, एनसीसी मैक्सिमम वेटेज इज 10 है मैक्सिमम वेटेज। 10% तक ही लाभ ले सकता है वो? हाँ जी, 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है। स्पोर्ट्स कोटे में क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है एडमिशन्स का, उसके बारे में? स्पोर्ट्स कोटे में क्या होता है, अलग से सीट मेंशन्ड होती हैं। डीएचई में जब हम अपलोडिंग करते हैं इनकी सीट्स की, तो ये फैसिलिटी हमारे पास कि हमें स्पोर्ट्स की सीट अलग से मेंशन करनी होती है, तो वो हम मेंशन करके रखते हैं और उसकी फिजिकल काउंसलिंग होती है और उसके लिए हम नोटिफाई करते हैं। उसमें सारे स्पोर्ट्स पर्सन आ सकते हैं उस दिन, और उसमें मतलब क्राइटेरिया हमारा स्पोर्ट्स रहता है। हम ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देखते हैं, तो बच्चों को जो स्पोर्ट्स के बेसिस पे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तैयार रखना चाहिए। जी, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। तो इनको क्या अलग से छूट भी मिलती है फीस में या किस तरीके से होता है कोटा? नहीं, फीस में छूट तो नहीं मिलती। वही है कि हमारा क्या है कि जो बच्चे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसकी इनकम कम है उसको स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसे ही हमारे कॉलेज में प्रोविज़न है कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, फिर उसका हम लेवल देखते हैं कि ये कहाँ तक गया है, जोनल लेवल तक गया है, यूनिवर्सिटी पे पार्टिसिपेट किया है या इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया है या नेशनल में गया है, उस हिसाब से उसकी स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। किस तरीके से कैटेगरी क्या है स्कॉलरशिप की, किस तरीके से मिलती है? ये बना रखा हमने कि भाई जोन में जीत के आया है तो कितने रुपए होंगे, थोड़ा उसको बढ़ाते चले जाते हैं लेवल को, अमाउंट बढ़ती चली जाती है बच्चे की। तो जिस तरीके से लगातार आपके कॉलेज में जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका कॉलेज आगे रहा है, नंबर 1 की पोस्ट पर रहा है, तो जो बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं और उनको आगे क्या सर्टिफिकेट वगैरह दे करके क्या आगे भी उनको फ़ायदा मिलता है या किस तरीके से? हाँ बिल्कुल मिलता है। जैसे कॉलेज का जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है उसमें कॉलेज कलर भी देते हैं हम बच्चों को और मेडल्स भी दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलता है उस बच्चे को और साथ साथ कैश प्राइज भी मिलता है। बिल्कुल, ये सब रहता है। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आपका। और मैं एक बार फिर से कहूँगा जिनको एडमिशन लेने हैं वो एक बार फिर से जो है अपनी डॉक्यूमेंट पूरे करके आएँ और फीस वगैरह पूरी देख करके आएँ। सर ये बताएं कि एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो बच्चे
एक बात आती है कि जो बच्चे जिनका बात की जाए तो कि सर्टिफिकेट होता है, सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट होता है जिसमें सैलरी मेंशन होती है या किस तरीके क्या कुछ खर्चे हैं वो पूरा मेंशन होता है। तो उसको किस तरीके से अगर वो जैसे एक फौजी वगैरह आए थे यहाँ पर तो उनके जो है दिक्कत आ गई थी, तो उसको किस तरीके से दूर उसको हम उन लोगों को सभी को क्या करना चाहिए, अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट तहसील से बनता है वो इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यही मैंने बात बताई थी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है जो रिजर्व कैटेगरी में इकोनॉमिक बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, बिल्कुल सर। उनके पास सभी के पास इनकम सर्टिफिकेट हो। बिल्कुल सर, एक बार अगर सारे डॉक्यूमेंट एक बार दोबारा बता दें तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक तो बच्चे को सारे के सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं। अगर अदर देन हरियाणा बोर्ड है तो उसको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के आना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी बच्चों को लेके आना है। कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास लगानी होती है इन केस ऑफ रिजर्वेशन। और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर नरेंद्र जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इन्होंने शेयर की, तो उनके लिए मैं कहूँगा बहुत ही धन्यवाद इनका और डीएन कॉलेज का भी। और आप सभी से कहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी सर ने हमारे साथ साझा की है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जो छात्र जिनके सवाल थे वो लगभग सवाल जो है इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई अपना और भी कोई सवाल जानना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।